नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। पिछले भाग में हमने अध्याय 4 को देखा, जिसमें हमने देखा कि एक उत्पादक कहाँ पे उत्पादन को रोकेगा, उसकी कितनी लागत आएगी और वह उसको बेचेगा कैसे। अब हम जैसा जानते हैं कि जो एक उत्पादक होता है उसे लाभ को अपने सबसे ज़्यादा बढ़ाना है। तो उस लाभ को बढ़ाने का क्या अर्थ है कि उसका रेवेन्यू मतलब संप्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा हो और लागत मतलब कॉस्ट कम से कम हो। तो यह संप्राप्ति आपने पिछले भाग में देखा, लागत उससे पिछले भाग में देखा। अब हम इन संप्राप्ति और लागत को मिलाने वाले हैं, क्योंकि संप्राप्ति में से लागत को घटा दें तभी तो लाभ प्राप्त होगा और इसे कहते हैं लाभ कमाना। तो देखते हैं पुस्तक इसके बारे में कैसे बोलती है। लाभ अधिकतमीकरण मतलब एक फर्म वस्तु की विशेष मात्रा का उत्पादन तथा विक्रय करती है। फर्म का लाभ जिसे पाई, गणित में जैसे आप पाई लिखते हैं, अर्थशास्त्र में हम मुनाफे को पाई से दर्शाते हैं, पाई द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी कुल संप्राप्ति तथा इसके कुल उत्पादन लागत के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुल संप्राप्ति में से जब आप लागत को घटा देते हैं तो आपको मुनाफा मिलता है, लाभ मिलता है। स्पष्ट रूप से कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत के मध्य में अंतर फर्म द्वारा अर्जित की गई निवल लागत है। मतलब आप सभी लागतों को अपनी संप्राप्ति में से हटा दीजिए, तब आपको जो मिलेगा वह उस फर्म का लाभ है। देखिए, हम सभी जानते हैं जब हम कुल संप्राप्ति की बात करते हैं तो कुल संप्राप्ति सीमांत संप्राप्ति से प्राप्त होती है। एक एक इकाई को बेचने के बाद जो संप्राप्ति हुई वह सीमांत संप्राप्ति है और सीमांत संप्राप्ति का योग कुल संप्राप्ति है। और ठीक इसी तरीके की बात लागत पे भी लागू होती है। तो अब हम देखेंगे कि एक उत्पादक कहाँ रुक जाए कि वह अपना लाभ बढ़ा सके। इसको एक रेखा चित्र के जरिए से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यह रेखा चित्र आपके सामने है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने लिखा निर्गत अर्थात आउटपुट और यहां चीजों की कीमत है। जैसे कि आपके अध्याय का नाम पूर्ण प्रतिस्पर्धा मतलब परफेक्ट कंपटीशन में लाभ को दिखाना है। तो देखिए, यहां लाभ किस तरह से, यहां पे लाभ किस तरह से दिखाया जाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, कीमत ज्यादा हो तो नुकसान होगा, संप्राप्ति ज्यादा हो तो फायदा होगा, और यदि यह दोनों बराबर हों, यदि ये दोनों बराबर हों तो आपके पास ना लाभ है ना हानि। अब इन रेखा चित्र को पढ़ने के बाद हम यह पता लगा सकेंगे कि हमें कहां रुकना है, कहां पे उत्पादन रुक जाना चाहिए, या कितना संप्राप्ति हो जाए कि एक उत्पादक के पास अधिक से अधिक लाभ हो जाए। आप यहां पे पिछले अध्याय और इस अध्याय को मिलाएंगे। अध्याय 3 में उत्पादन को पढ़ते हुए आपने क्या देखा? अध्याय 3 में आपने उत्पादन को पढ़ते हुए यह देखा कि शुरुआती स्तर में उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण कीमत में गिरावट आएगी। क्योंकि उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है पहले स्तर में, तो कीमत गिरेगी। यह हुआ सीमांत लागत के वक्र की आकृति का जिक्र। क्योंकि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है तो कीमत, सीमांत लागत शुरुआती दिनों में गिरती है, जैसे कि यहां हमने इसको गिरता हुआ दिखाया। अब उसके बाद अगले स्तर में
उत्पादन बढ़ता है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जैसे पहले बढ़ रहा था, परंतु श्रमिकों को श्रम तो उतना ही देना पड़ रहा है, तो अब कीमत बढ़ने लगती है। और उसके बाद सीमांत लागत का वक्र गिरने के बाद बढ़ने लगता है। यह हुई एक बात। अब इससे अगले अध्याय में, मतलब इस चौथे अध्याय में आपने देखा पूर्ण प्रतिस्पर्धा के समय, परफेक्ट कंपटीशन के समय कीमत मतलब चीज का प्राइस एक रहता है, चाहे कोई कितनी ही मात्रा खरीदे बेचे, चीज की कीमत उतनी ही रहती है, जो है ये पीई, प्राइस लाइन। ठीक है जी। अब सुनिए, यह सीमांत लागत जब तक गिर रही है, एक बार प्राइस लाइन को काटती है। मतलब क्या हुआ? लागत और कीमत, प्राइस और कीमत दोनों बराबर हो गए, परंतु अभी भी उत्पादन का पहला स्तर ही चल रहा है और कीमत अभी और गिरती है, कीमत अभी और गिरती है। तो इसलिए यह वक्र और नीचे जाता है। अब बात करते हैं, जब तक वक्र यहां है, कहां? जब प्राइस नीचे है और लागत ऊपर, मतलब लागत हो रही है ज्यादा और प्राइस है कम। बेच रहे हैं आप 10 रुपए का और लागत लग रही है आपकी 12 रुपए की। तो ये जो लाल चिन्ह है, यह दिखाता है कि उत्पादक को लॉस हो रहा है, क्योंकि कीमत ऊपर है और प्राइस नीचे। अब उत्पादक उत्पादन बढ़ाता है और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, सीमांत लागत गिरती जाती है और पहले स्तर में सीमांत लागत गिरती ही जाएगी, परंतु प्राइस 10 रुपए था और 10 रुपए ही है। अब क्योंकि कीमत गिरने लगी है, लागत गिरने लगी है, लागत जब गिरने लगी है और प्राइस एक ही है, तो अब प्राइस 10 रुपए और लागत 6 रुपए, 5 रुपए या 4 रुपए पे आ जाती है। अब यहां देखिए, सीमांत लागत के गिरने पे प्राइस वही रह जाता है और लागत नीचे आ गई। तो अब जो उत्पादक को मिलने लगा वह उसका लाभ है और उत्पादक उत्पादन को तब तक बढ़ाता जाएगा जब तक वह लागत को प्राइस के बराबर नहीं पाता, क्योंकि हर बढ़ते हुए उत्पादन के साथ उसको ज्यादा कीमत बाजार से वसूलने का मौका मिल रहा है। यहां देखिए, यहां लागत बढ़ रही है, उसके बावजूद भी उत्पादक सामान को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि प्राइस अभी भी लागत से ज्यादा है। तो ये जो हरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह सभी उत्पादक का मुनाफा है और यह उत्पादन जब तक होता रहेगा जब तक उत्पादक अपने आप को इस हरे बिंदु पर नहीं पाता। लेकिन यहां हरे बिंदु पे पहुंचते के साथ ही उत्पादक रुक जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उत्पादन का अब दूसरा तीसरा स्तर शुरू हो चुका है। अब अगर उसने उत्पादन को और बढ़ाया तो उसकी लागत बढ़ जाएगी, जो कि आप ऐसे बढ़ती हुई देख सकते हैं, और प्राइस मतलब पूर्ण प्रतिस्पर्धा होने के कारण कीमत वही रहेगी और लागत बढ़ती जाएगी और यहां उत्पादक को हानि होने लगेगी। लेकिन हानि तक उत्पादक नहीं जाएगा, वह इस हरे चिन्ह पे खुद को रोक लेगा। तो इस तरह एक उत्पादक अपने लाभ को बढ़ाता है। और यहां एक और बात का ध्यान हम देंगे, हम यह लाभ अल्पकालीन स्थिति में देख रहे हैं, जब एक कारक स्थिर है और बाकी सभी कारक बदले जा सकते हैं। अब इसी तरीके के रेखा चित्र अगर हम दीर्घकाल में देखें तो उनकी आकृति
कुछ बदल जाती है, परंतु उन रेखा चित्रों को पढ़ने का तरीका भी यही रहेगा। जैसे कि रेखा चित्र 4.6 आपको दिखाता है कि आप जब दीर्घकाल में काम करते हैं तो किस तरह से एक उत्पादक अपने उत्पादन को बढ़ाता घटाता है। कहीं उसको लाभ होता है, कहीं उसको हानि होती है, कहीं उसको ज़्यादा लाभ होता है, कहीं उसको ज़्यादा हानि होती है। अब देखिए रेखा चित्र 4.9, जहाँ पे हमने दीर्घकालीन अवस्था में इन आकृतियों को बनाया। अब इसी तरह के अलग अलग रेखा चित्र में आप पाते हैं कैसे कैसे एक उत्पादक अपना लाभ बढ़ाता घटाता है। दीर्घकालीन की आकृतियां अल्पकालीन की तरह ही हैं, परंतु उनको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो आप थोड़ा सा अल्पकालीन के अंदर सीख चुके हैं। तो चलिए अब अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि पूर्ति क्या होता है। पिछले भागों में आपने यह सुना कि मांग क्या होता है। मांग एक उपभोक्ता द्वारा की जाती है, मतलब एक उपभोक्ता मांग करता है तो मांग को उपभोक्ता के नजरिए से ही पढ़ा जाता है। अब हम जानेंगे कि पूर्ति क्या होता है। पूर्ति एक उत्पादक के नजरिए से पढ़े जाने वाली चीज है। देखिए, सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई उत्पादक करेगा, और सप्लाई करने के लिए उत्पादक के मन में सिर्फ एक ही बात चलती है कि उसका लाभ अधिक से अधिक कैसे होता है। लाभ को बढ़ाने के लिए वो बढ़ी हुई कीमत पे ज्यादा सामान बेचना चाहता है। लाभ को बढ़ाने के लिए एक उत्पादक बढ़ी हुई कीमत पे ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना चाहता है। इसलिए मांग में जैसे उपभोक्ता यह सोचता था कि जैसे ही कीमत कम होगी वह मांग बढ़ा देगा, हम पूर्ति में यह सोचते हैं कि जैसे ही कीमत बढ़ेगी उत्पादक सप्लाई बढ़ा देगा। तो अब देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फर्म की पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व हैं। पूर्ति की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं कि इसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। एक, प्रौद्योगिकी प्रगति, मतलब टेक्नोलॉजी का बढ़ना। मान लीजिए एक फर्म निश्चित वस्तुओं के उत्पादन के लिए दो कारक पूंजी तथा श्रम का उपयोग करती है। फर्म द्वारा संगठनात्मक नव परिवर्तन के पश्चात पूंजी तथा श्रम के उसी स्तर से अब निर्गत की अधिक इकाइयों का उत्पादन होता है। मतलब टेक्नोलॉजी अगर बढ़ जाए तो उत्पादक के लिए यह सरल हो जाता है कि वह इकाइयों को बढ़ा सकता है। यही इसका उल्टा अगर हम बात करें कि अगर टेक्नोलॉजी कम हो जाए तो शायद सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो यह है पहला तत्व। अब आगत की कीमतें। आगत की कीमत मतलब आपके उत्पादन करने के लिए जो कीमतें आपको अदा करनी पड़ती हैं, जैसे श्रमिक, कच्चा माल। यदि इन चीजों की कीमत बढ़ जाए तो उत्पादक के लिए बहुत कठिन हो जाएगा कि वह सप्लाई बढ़ा सके, क्योंकि अब उसको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो यदि लागत ज्यादा होगी, जिसको अंग्रेजी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है, यदि लागत ज्यादा होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, और यदि लागत कम होगी तो उत्पादक बहुत आसानी से जब चाहे सप्लाई को बढ़ा सकता है। अगला है इकाई कर, मतलब टैक्स। इकाई कर वह कर है जो सरकार निर्गत के प्रति इकाई विक्रय पर लगाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सरकार द्वारा लगाया गया इकाई कर 2 रुपये है, तो यदि फर्म वस्तु की 10 इकाइयों का उत्पादन तथा विक्रय करती है तो कुल कर जो फर्म को सरकार को चुकाना होगा वो है 10 गुणा 2 20 रुपये है। तो यदि यह कर बढ़ जाए तो उत्पादक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बढ़े हुए कर पे उतनी ही इकाइयां बनाना। तो यदि कर ज़्यादा है तो उत्पादन कम हो जाएगा और परिणाम स्वरूप
आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। अब आप देखिए, आपके सामने एक पूर्ति वक्र बना हुआ है। आप इसको अगर मांग के वक्र से तुलना करें तो आप देखते हैं कि इसकी आकृति और मांग वक्र की आकृति पूरी तरीके से विपरीत है। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि यह मात्रा इस प्राइस पे दी जाती है और जैसे ही प्राइस गिरता है तो मात्रा भी गिर जाती है, और इसी तरह से मैं प्राइस मतलब कीमत को बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी मतलब मात्रा भी बढ़ जाती है। इसे कहते हैं पूर्ति वक्र। ये एक दुकानदार या एक उत्पादक का वक्र है। परंतु यदि यह वक्र और एक और वक्र किसी दूसरे दुकानदार या उत्पादक का मिला दिया जाए और जो परिणाम आया Q3 और Q4 मिला के बना Q5, और ये जो नया वक्र आपके सामने आया इसे कहते हैं बाजार पूर्ति वक्र। अब जैसे कि आपने देखा कि कीमत के बढ़ने घटने से पूर्ति वक्र पर प्रभाव पड़ रहा है। मतलब ये तो बिल्कुल मांग वक्र की तरह सीधा सीधा कीमत की वजह से निर्धारित हो रहा है। हमें यह जानना है कि जब कीमत में बदलाव आया तो उसके सामने मात्रा ने मतलब क्वांटिटी ने कितना ज्यादा बदलाव दिखाया, और इसके नापतोल को पूर्ति की कीमत लोच कहा जाता है, मतलब इलास्टिसिटी कहा जाता है। लोच अर्थात कीमत की वजह से मात्रा में कितना प्रभाव आया। मतलब कीमत यदि 10% बढ़ी है तो क्या मात्रा भी 10% बढ़ी है या नहीं। तो चलिए इस चीज को एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कोई वस्तु जिसका नाम है X, उसकी कीमत 10 से 12 हुई और 10 से 12 रुपए की कीमत होने के कारण जो मात्रा है वह भी 100 से 120 हो गई। अब हमें नापना है कि इसमें कितना लचीलापन आया, इलास्टिसिटी कितनी है, जिसके लिए हमारे पास कई तरह के फॉर्मूले होते हैं। एक P/Q गुणा डेल्टा Q/डेल्टा P। P अर्थात पुरानी कीमत, Q अर्थात पुरानी मात्रा, डेल्टा Q अर्थात मात्रा में बदलाव, डेल्टा P अर्थात कीमत में बदलाव। और जब मैं इसे हल करता हूं तो मेरे पास हल आता है 1। मतलब जितना भी कीमत में बदलाव आया उतना ही मात्रा में भी बदलाव आया। इस तरह से हम पूर्ति के लोच को नापते हैं। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है। जो है मात्रा में कितने प्रतिशत बदलाव आया, और इसको भाग कर दीजिए कीमत में कितने प्रतिशत बदलाव आया से। आप देख सकते हैं कि 10 से 12 का बदलाव आना और 100 से 120 का बदलाव आना, इसको हम प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए, 100 से 120 होना साफ साफ दिखाई पड़ता है कि 20% का बदलाव आया। और यदि आप थोड़ा सा गणित 10 से 12 में भी लगाएं तो यह भी 20% ही होता है। मैं दिखाता हूं कैसे। देखिए, 10 से 12 आना अर्थात
जो भी बदलाव आया आप उसको ऊपर लिखिए, जो भी पुरानी मात्रा या पुरानी कीमत है उसे नीचे लिखिए और 100 से गुणा कर दीजिए। आपको मिलेगा उस चीज का बदलाव परसेंटेज में, प्रतिशत में। और यहां हमने 20 को 20 से भाग किया तो यहां पे भी जो इलास्टिसिटी आई वह आई 1। इसका मतलब कीमत भी 20% से बढ़ती है और मात्रा भी 20% से बढ़ गई। इस तरह के कुछ प्रश्न आपसे परीक्षा में आमतौर पे पूछे जाते हैं। और यहां यह अध्याय खत्म होता है। आपके पाठ्य पुस्तक के अध्याय के अंत में इन प्रश्नों को दिया हुआ है जिनकी पढ़ाई आपने इन 2 भागों में की। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन प्रश्नों का हल कर सकेंगे। धन्यवाद।